स्टार्ट की थी बैटल ऑफ बक्सर से, है ना। हमने डेमोक्रेसीज के प्रकार देखे थे, फिर हमने देखा था कि ब्रिटिश टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम पे, कंपनीज रूल का टाइम कब तक चला, तो ये चला 1764 से लेके 1857 तक। 1857 में रिवोल्ट हुआ था। इस रिवोल्ट के बाद ये रूल डायरेक्टली क्वीन ने अज्यूम कर लिया और फिर क्राउन का रूल चला 1858 से लेके 1947 तक। ये बात की थी हमने। इसमें हमने ये देखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, तो हमने डुअल गवर्नमेंट की बात की थी कि स्टार्टिंग में जब 64 में रॉबर्ट क्लाइव आया तो उसने एक पपेट नवाब को बैठा दिया। काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट्स करते थे, नाम नवाब का खराब होता था, डुअल पॉलिटी सिस्टम था। 1772 तक ऐसी हो गई, कंपनी की हालत खराब है, कंपनी दिवालिया होने के कगार पे, लेकिन कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत अमीर है। मान लीजिए आप और मैं कंपनी चलाएं, हम जो भी सामान बना रहे हैं उसको बेच रहे हैं, सामान कंपनी ना बेचने के बजाय जो पैसा आ रहा है वो आपकी पर्सनल जेब में जा रहा है, सैलरी आप अलग ले रहे है ना, वो हालत थी। तो उसके बाद एक इंसान आए जिनको हम बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि भाई लोन दे दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली लोन क्यों चाहिए तुमको, तो पता चला कि कंपनी की हालत क्यों खराब है, क्यों पॉलिसीज के कारण खराब है, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली क्या करता है, 1773 का, इसने सेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया। आप सब इंग्लिश वाले, सब इंग्लिश वाले, ठीक है। इसने सेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, पूरा पावर एक इंसान के हाथ में। हाँ जी, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग कैलाश। मैम हिंदी में भी कर सकते हैं क्लास? हाँ हाँ बेटा, हिंदी में भी चलेगी, ठीक है। अभी पिछली क्लास आप आए थे ना कैलाश, आज पिछली फर्स्ट है क्लास आप मेरा, आए थे ना। फर्स्ट में मेरा आज आपका आपके साथ। ठीक, पिछली क्लास में जो मैंने करवाया था, अगर आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिले तो आप एक्सेस करिएगा। तो मैं बस हल्का सा ब्रीफली बता रही हूँ कि पिछली क्लास में हमने किया क्या था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, मतलब सारा पावर एक इंसान के हाथ में या एक अथॉरिटी के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की। पहले ये तीनों अपने में इंडिपेंडेंट थी, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने अपने हिसाब से चलते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, ये इन दोनों के ऊपर हो गई, एक हायरार्की बन गई। अब ये बोला जाता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन दोनों के ऊपर है, ठीक है, हायरार्की बन गई। ये सुपीरियर पोजीशन ऑक्यूपाई करने लगे, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर धीरे 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 कम होने लगा। और ये कम होते होते 1833 में आते आते इनका सारा पावर खत्म हो गया। अब इनके पास खुद के लिए लेजिस्लेशन, लॉ बनाने तक का पावर नहीं बचा। लॉ कौन बनाता था, एक, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बात की थी हमने, है ना। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट है 1813, 1833, 1853, 20-20 साल के ड्यूरेशन में, ठीक है। उसके बाद 1858 में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया। क्वीन विक्टोरिया, अब क्वीन के अंडर में गवर्नेंस हुआ। डिफरेंस क्या हुआ, कोई एक्चुअल डिफरेंस था रूल में? नहीं, वही गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब कर दिया गया वाइसरॉय। वही पहले लॉर्ड कैनिंग थे, वही पहले लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, अब वही लॉर्ड कैनिंग बन गया वाइसरॉय। एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्न करने के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं आया। अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब इनको चाहिए था इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ताकि लोगों को अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो उन्हें कोई अपने जैसा बैठा मिले, कोई हमारे जैसा भी वहां बैठा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 3 लोगों को इन्होंने, जो कि राजा थे, उनको नॉमिनेट करके बैठा दिया। उनको कोई पावर नहीं था, वो कुछ डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन बस नाम के लिए बैठ गए थे, ठीक है। फिर 3 काउंसिल एक्ट है, 1861 वाला, 1892 वाला, 1909 वाला। यहाँ पे ज्यादा पावर्स नहीं थे, पर इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थोड़ी सी बढ़ी थी,
1892 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज भी बढ़ गया था, उसमें इंडियन मेंबर्स ज्यादा इंक्लूड हुए थे, लेकिन और इनको एक बेनिफिट ये हुआ था कि इनको बजट को डिस्कस करने का पावर दिया गया था, सिर्फ डिस्कस करने का, वोट करने का भी नहीं मिला। 1909 इसमें कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? सेपरेट इलेक्टोरेट। किसी को तो अच्छा, आपको पीपीटी का एक्सेस होता है क्या? पीपीटी मिलती है ना आपको? तो पीपीटी में जो एनोटेशन होते हैं वो भी मिलेंगे, विद एनोटेशंस मिलती है। हाँ, तो उसमें जैसे मैंने कोई चेंजेस किए हैं तो वो इंक्लूडेड होते हैं, वो नहीं मिलता, इसीलिए आप थोड़े थोड़े रनिंग नोट्स लेते जाइए, ठीक है, बेटर होगा आपके लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो 1857 में एनफील्ड राइफल वाला केस तो पता है, गाय की चर्बी सुअर की चर्बी थी उसमें, है ना, उसको बाइट करना पड़ता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों परेशान थे इससे, ठीक है, इसी को रिवोल्ट हुआ उसके नाम पे, इमीडिएट कॉज तो यही था। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट ये बोलता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी, मुस्लिम कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो मुस्लिम ही होंगे, तो अपने समाज को बांट दिया, है ना, इसीलिए इसको फादर ऑफ मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया कहते हैं। फिर हम आते हैं, देखिए 1905 में हमने बंगाल के पार्टीशन की बात की। बंगाल के पार्टीशन का बहाना क्या दिया था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करने के लिए इन्होंने पार्टीशन किया था। तो क्या बहाना दिया? बंगाल बहुत बड़ा है भाई, हमसे ना, हमारे बस का नहीं है, तो उसको डिवाइड करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो जो उस टाइम की लीडरशिप थी उसने क्या रिकमेंड किया था कि काम करिए, आप इसको लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए ना, कि जो हिंदी स्पीकिंग रीजन है और जो बंगाली स्पीकिंग रीजन है उनको अलग कर दीजिए। तो प्रेजेंट डे बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सारे पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ये सारा मिलके बंगाल बनता था। तो उन्होंने बोला आप सिंपल डिवाइड कर दो, हिंदी स्पीकिंग रीजन अलग, बंगाली स्पीकिंग रीजन अलग। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने धर्म के बेसिस पे बंटवारा किया। यस, वेरी गुड, उन्होंने धर्म के बेसिस बंटवारा किया, क्योंकि उनको यूनिटी पसंद नहीं आ रही थी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बटे तो गए, है ना, और बांट दिया उन्होंने। तो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स को एक साइड किया, उससे बना ईस्ट बंगाल जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, बाकी रीजन्स को मिला के बनाया वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऐसा पार्टीशन किया। ये पार्टीशन कब तक चला? 1911 तक चला। उसमें भी 1907 में कांग्रेस भी डिवाइड हो गई, कांग्रेस डिवाइड हो गई, कांग्रेस बट गई। किस नाम पे बटी? स्वदेश, सॉरी, स्वराज के डेफिनेशन पे बट गई। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, आप अगर हिस्ट्री देखोगे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ये था स्वराज मतलब सेल्फ रूल, स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इनके लिए स्वराज का मतलब होना था सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, हमको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमारा काम चल जाएगा, हम खुश हैं। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, मॉडरेट्स वो दुनिया ही नहीं इमेजिन कर सकते थे जहां पे उनका और ब्रिटिशर्स का कोई तालमेल नहीं हो, कि वो ब्रिटिशर्स की छत्र छाया के नीचे ना हो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट हैड ए कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया ऑफ स्वराज। तो सूरत 1907 सूरत स्प्लिट, जैसे ही सूरत स्प्लिट हुआ, सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने उठा उठा के जेल भेज दिया, मैंडले भेज दिया, अंडमान निकोबार भेज दिया जेल में सड़ने के लिए। और 1900 फिर धीरे धीरे मॉडरेट्स, तो जो मॉडरेट्स का जो करिश्मा था ना, लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, ये इनफेक्टिव है, इनसे कुछ होता जाता है नहीं, ये बस चिट्ठी पत्री लिखते हैं। तो अब मॉडरेट्स भी परेशान है, मॉडरेट्स भी ब्रिटिशर्स से डिससैटिस्फाइड है। तो मॉडरेट्स को अपीस करने के लिए, उनको फिर से खुश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पार्टीशन को, बंगाल के पार्टीशन को अनल कर दिया, कैंसिल कर दिया 1911 में। तो देखिए हम देखें लखनऊ पैक्ट, वो तो हिस्ट्री का एस्पेक्ट है। फिर आता है हमारे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस हुए। जो हमारी प्रेजेंट डे लोकसभा और राज्यसभा है, जो ऐसा बाई कैमरल स्ट्रक्चर है हमारा, 2 हाउसेस वाला, वो सबसे पहले 1919 में बना, पहली बार इलेक्शंस हुए। पूरे इंडिया को प्रोविंसेस में बांटा गया, वहां पे भी इलेक्शन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी इलेक्शन हुए। लेकिन हमने एक और बात की थी डायरकी की, याद है?
डायरकी, डबल रूल। गवर्नर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं, एक लिस्ट होती है जिसपे वो गवर्न कर सकते हैं, गवर्नर के पास अपनी एक अलग लिस्ट होती है। तो ये जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया गया, उसको बोलते हैं डायरकी। बांटी कैसे गई? जो चीजें ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी, जैसे पैसा, पुलिस, ये सब को उन्होंने गवर्नर के पास रखा। जो चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोकल गवर्नमेंट, ये सब इन्होंने दे दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को। डायरकी, ठीक है। फिर साइमन कमीशन देखा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में एक प्रोविजन था कि हर 10 साल में उसको रिव्यू करेंगे। साइमन कमीशन आया, 2-3 साल पहले आ गया, 1927 में आ गया। प्रॉब्लम ये थी कि तुम हिंदुस्तानियों को गवर्न करने की बात कर रहे हो, इसमें इंडियंस है ही नहीं। साइमन गो बैक, वापस जाओ, ठीक है। उसके बाद 3 सेट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, और इससे पहले पूर्ण स्वराज वाला एक डिक्लेरेशन आया था, है ना। क्या था वो डिक्लेरेशन? आवाज आ रही है सबको? Yes, ओके। पूर्ण स्वराज वाला डिक्लेरेशन क्या था? तो जो कांग्रेस थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लास्ट चांस देना चाह रही थी कि काम करते हैं, आप अभी ना डोमिनेंट स्टेटस हमको दे दो, फिर भी सेल्फ रूल तो मिल जाएगा, आप इंटरनल अफेयर्स में तो सॉवरेनिटी मिल जाएगी, अपने इंटरनल अफेयर्स तो खुद से चलाओगे। वो बोले दे दो, अगर इमीडिएटली दे देते हो तो हम ठीक है चला लेंगे जैसे जैसे काम, अदरवाइज हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे। उससे पहले एक चैलेंज आया था, जिसको वो चैलेंज गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से, हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कहते हैं ना इसको, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। ऑल पार्टी कमिटीज बनी थी, ऑल पार्टी कन्वेंशन हुआ था जिसमें हर अलग अलग पार्टी से कुछ लोग मिले थे और सबने मिलके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। वो रिपोर्ट भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी, बेसिकली एक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही था, लिख के भी दिखा दिए, फिर भी तुम अग्री नहीं कर रहे हो। पूर्ण स्वराज आया, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन अग्री हुआ 1929 में, आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया, और उस टाइम 1930 में आप जैसे ही एंटर करते हो सिविल डिसोबीडियंस भी शुरू होगा। तो 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर इंडिया दैट डे वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने के लिए, कमेंसमेंट के लिए हमने वो दिन बचा के रखा था। इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1950। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, फिर 3 सेट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें कांग्रेस ने केवल सेकंड वाली में पार्टिसिपेट किया। वो भी गांधी जी लंदन गए, डिसअपॉइंट हो गए, वापस आ गए फोटो खिंचवा के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक व्हाइट पेपर इशू हुआ जिसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से जो भी कंक्लूजन निकला उसका एक कह सकते हो समरी था, और उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। फिर से इलेक्शन हुए 1937 में, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस में कांग्रेस जीती। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, ठीक है, ठीक है। और पोलैंड को बचाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर अटैक किया, ऐसे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। अब वर्ल्ड वॉर में एफर्ट लगाने के लिए, वर्ल्ड वॉर के एफर्ट में इंक्लूड होने के लिए कांग्रेसियों का ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से पूछना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था, हमारा इन्होंने मत लिया नहीं, हमें इन्होंने जबरदस्ती इस वॉर में घुसा दिया, इन्वॉल्व कर लिया। अब दिक्कत क्या हो रही है, अब इनको कांग्रेस का एक्टिव सपोर्ट चाहिए, तो अपीजमेंट की पॉलिसीज धीरे धीरे क्या थोड़ी सी समझाने की कोशिश करेंगे। कॉन्करेंस चाह रही है, कौन चाह रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर एफर्ट में। तो शुरू होता है ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, है ना, वेविल प्लान, लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, लीडर्स रिलीज हो चुके हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट भी बीच में आता है 1942 में, जिसको हमने बोला एक लीडरलेस मिशन है। क्यों? क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे, शायद 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट का डिक्लेरेशन हुआ था, डू और डाई। अगले दिन सारे कांग्रेस के मेजर लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे, ठीक है। बहुत साल चला,
जब वॉर खत्म हुआ तो वॉर खत्म होने की कहानी पता है ना, हीरोज। अभी ओपेनहाइमर तो देखी होगी सबने, देखी है मूवी देखिए लेकिन मालूम नहीं ऐसा हो गया तो ओपेनहाइमर। तो अमेरिका ने जर्मनी को बहुत परसुएट करने की कोशिश की, ऐसा लिखा जाता है कि आप खत्म करते हैं, खत्म करते खत्म करते, नहीं माना। 2 बॉम्बिंग्स हुई, ये पहली हुई हिरोशिमा में और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। बॉम्ब्स का नाम भी था लिटिल बॉय फैट मैन। बॉम्बिंग हुई, उसके बाद जापान सरेंडर। जब जापान सरेंडर किया तो देखो, आप देखना अपनी खुद की हिस्ट्री उठा के देखना कि जब भी कभी भी वॉर चलती है, ठीक है, जब भी कभी भी वॉर चलती है, कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो उस वॉर को सपोर्ट करने में लगते हैं। उस साल ग्रोथ नहीं होती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लेते हैं इसी क्लास में लड़ाई हो रही है, हम सबके पास अपने अपने वेपन्स हैं, कोई सोर्स नहीं है, वेपन खरीदेंगे कहाँ से? अपनी जेब से ना। तो जब जेब से वेपन खरीद रहे हैं तो क्या काम कर पाएंगे? उस इनकम को कौन सपोर्ट करेगा? तो कंट्री की पूरी प्लानिंग ना डिवर्ट हो जाती है। ये आपको इंडिया के जो भी वॉरियर्स हैं उसमें भी ये चीज देखने को मिलेगी कि उस साल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम रही। ठीक है, अब ब्रिटेन को सपोर्ट मिल नहीं रहा, प्लस जो इंडियन नेवी है उसने भी रिटालिएट कर दिया। इंडियन आर्मी तो अलग ही बनी हुई है, इंडियन नेवी ने अलग रिटालिएट कर दिया। अब ब्रिटिशर्स समझ गए हैं कि हमें इंडियंस को गवर्न करने के लिए इंडियंस का कोऑपरेशन नहीं मिलने वाला। इंडियंस को गवर्न करने के लिए इंडियंस का कोऑपरेशन नहीं मिलने वाला। बिना हमारे कोऑपरेशन के गवर्नेंस उनके लिए पॉसिबल नहीं था, कभी नहीं था। ठीक है, जब ये हुआ तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बात चलने लगी, इंडिपेंडेंस करेंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला 1948 तक तो हम चले ही जाएंगे। फिर अचानक से माउंटबैटन आ गए फरवरी 1947 में। जून 3 जून 1947 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। माउंटबैटन प्लान कहते हैं उसको। ठीक है, और रैडक्लिफ कमीशन आया जिसने बाउंड्रीज को डिलिनेट किया। किसके बेसिस पे था ये? कि जहां पे भी मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स तो उस एरिया को पाकिस्तान के अंडर जाएगा, और जहां पे भी 50% से कम है वो रीजन इंडिया में रहेगा। और प्रिंसली स्टेट्स को क्या बोला? तुम्हारी जो मर्जी है करो, इंडिया के साथ रहना है इंडिया के साथ रहो, पाकिस्तान के साथ जाना है पाकिस्तान के साथ जाओ, अकेले रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ। 14 अगस्त आधी रात को इंडिपेंडेंस हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त, हम 15 अगस्त इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट होने से पहले एक कैबिनेट मिशन आया 1946 का, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजंस तय हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी, कैसे काम करेगी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बेसिस पे होगी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी। जैसे ही पार्टीशन हुआ वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बढ़ गई। पहले 389 मेंबर्स थे, फिर इंडिया के पास कम होके 299 मेंबर्स बस बचे, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमिटीज में काम किया, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की कमेटी थी, बनाने की, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना ही डिस्कस किया था हमने। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्राफ्ट हो गया प्रॉपर काफी बार, और फिर रिपब्लिक डे के दिन तो हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट्स चली। 3 रीडिंग्स हुई, 3 डिबेट्स हुई, 3 बार रीडिंग्स हुई, 3rd रीडिंग में फाइनलाइज हो गया, और 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। और उसका कमेंसमेंट लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी। जैसे बिल्डिंग बन के तैयार है, इस दिन एंट्री लोगों की कुछ दिन बाद से शुरू होगी। ठीक है, 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 काम करती थी। एक काम करती थी फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक काम करती थी इंडिपेंडेंट इंडिया के पार्लियामेंट होने का, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन तो हुए नहीं थे। तो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। समझ गए? इतना इतनी क्लैरिटी है? सिंपल है ना इतना? ठीक है, और फिर हमने कुछ सोर्सेज डिस्कस किए थे, जैसे तमिलनाडु की क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक, तमिलनाडु पुराना वर्जन, देखिए किसी ने पढ़ी है?
पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? बहुत प्रिसाइज है और आधी किताबें हमारे काम की है क्योंकि आधी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तमिलनाडु की, आप कह सकते हो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स ओल्ड वर्जन, ठीक है, मैं आप शेयर कर दूंगी उसको आप लोगों के साथ। उसको बैक कैसे करते हैं, जैसे ये देखिए, इस बुक की मैं बात कर रहे थे। तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी आप लोगों के लिए लक्ष्मीकांत रहेगी। किताब है सबके पास, इंग्लिश में है, हिंदी में? अभी इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारी किताबों में डेल्व करें। ये किताब ना एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल है। कैसे? ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें ना ऑब्जेक्टिवली पॉइंट वाइज आपका ना, आपकी पूरी बुक, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो जाएंगे। तो जिस जिस चैप्टर को, तो ये पुराना वर्जन है, शायद 2015 का है, उसके बाद ये ना अपडेट नहीं हुई है, अपडेट हुई भी है तो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। तो मेरे पास ये वर्जन है, 2-4 चैप्टर्स कम होंगे, जैसे जीएसटी वगैरह का चैप्टर बस नहीं होगा इसमें, लेकिन अदरवाइज लक्ष्मीकांत का जो भी चैप्टर आप पढ़ें, ठीक है, मैम को बोल दूंगी मैं, आप लोग का अगर कोई ग्रुप होगा तो शेयर करवा देंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसके क्वेश्चंस देख लेना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की है जैसे हम लोग, क्वेश्चन देख लेना। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है, क्वेश्चन देख लेना। आज करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रियम्बल। तो ये जो पहले 2 चैप्टर्स है ना आपके, ये वाले और ये वाले, इन दोनों के एमसीक्यूज देख सकते हैं, है ना? देखिए उससे क्या है ना, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन का जो सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है वो होता है कंफ्यूजन, है ना? हमें पता ही नहीं हमें आता है या नहीं आता है। किताब देखो तो लगता है ब्रह्म ज्ञानी है, किताब बंद करो तो लगता है कुछ याद नहीं, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में ना कि थोड़ा थोड़ा ना क्लैरिटी आने लगेगी। देखिए आपको रिवाइज करना है, रिवीजन बार बार किताब को पढ़ के नहीं करना है, आपके खुद के जो नोट्स होंगे उसको आप पढ़ लो, किसी को समझा दो, रिवाइज कर लो, और क्वेश्चंस लगा के। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये अलोंग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने साल के क्वेश्चंस, बहुत मदद हो जाएगी आपकी। पॉलिटी का अगर मान लेते हैं 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो इक्का दुक्का वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, या तो हो सकता है गलत हो जाएगा तो नहीं बनेगा, अदरवाइज 90 to 95% क्वेश्चंस पॉलिटी के बनेंगे आपसे, चाहे पीएससी स्टेट पीएससी दो चाहे यूपीएससी दो, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये बुक है, इसमें मॉडल टेस्ट पेपर्स भी हैं, जैसे इसमें आंसर्स भी दिए हैं पीछे, तो आप कोशिश करिएगा चीटिंग ना करें। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस, चलिए देख लेते हैं। Under the Government of India Act 1919, the Indian legislature was made more representative for the first time, and for the first time bicameral. The Government of India Act 1935 prescribed a federation, taking the provinces and Indian state as units. True है, इसको देख लीजिएगा, इसको देखिएगा जरूर, इस क्वेश्चन को करिएगा जरूर, इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्या करना है आपको, घर जाना है, लक्ष्मीकांत के पहला चैप्टर रीड करेंगे आप, इसको लगाएंगे, सेकेंड चैप्टर रीड करेंगे, इसको लगाएंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। आप लोगों को ऑनलाइन क्लैरिटी है? यस मैम। यस मैम। बीच बीच में अगर आपको कुछ समझ में आए, रनिंग नोट्स लेते चलिए, हेल्प करता है। ये पॉइंट क्लास में डिस्कस हुआ था, कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ी हुई है 1-2 बार किताब, आपने तो पढ़ी है, आपने पढ़ी है पॉलिटिकल लेक्चर्स हो आपके? मतलब थोड़ा बहुत हुआ है ना, तो शुरू क्यों नहीं हो रहा है? आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, पीपीटी में थोड़ा इशू है, खुल नहीं रहा है वो,
बिना पावर पॉइंट के करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमें ड्राफ्टिंग कमेटी को बोला गया कि आप जो अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इसमें कुछ ओरिजिनल नहीं है ना, इसमें कुछ ओरिजिनल नहीं है, ऐसा लगता है ये दुनिया भर के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का कॉपी है, which is true। अब गवर्न करने के तरीके को आप कैसे करोगे, ऑलरेडी या तो कोई चीज इन प्रैक्टिस है उसी को देख के तो आप अडॉप्ट करोगे, है ना। जिस चीज से परेशान थे उससे दूर जा रहे हो तो कहीं पे सोल्यूशन दिखा उसको अडेप्ट करोगे, है ना। तो हमने वही किया, हम ऑटोक्रेसी से। स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं है। ओके, स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं है, अब क्लियर है? यस मैम। ओके, तो वी वर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनओरिजिनल, हमारे पास कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं, हमने कोई नया क्रिएशन नहीं किया है। हम बोले ठीक है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हमने हर अच्छा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें डेमोक्रेसी ठीक ठाक फंक्शनिंग थी, इंक्लूडिंग जर्मनी जो उस टाइम नॉन डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक हो गया था, उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ फीचर्स लाए, कुछ कुछ फीचर्स अडॉप्ट किए। वो फीचर्स को जरा देखते हैं। तो हमारा जो 75% कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। तो जो हमारा लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर था, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, उसको हमने एज इट इज अडॉप्ट कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं किसी का दिया हुआ कपड़ा आपको फिट कर दे, आप उसको टेलर करोगे, है ना। तो इंडियन नीड्स और इंडियन एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग इसको टेलर किया गया, इसमें चेंजेस लाए गए। वो चेंजेस जैसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। क्या अडॉप्ट किया, कोई बताएगा? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया? ऑनलाइन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने? अच्छा, हिंट देती हूँ आपको, दिशा निर्देश, एक काइंड ऑफ डीपीएसपी। यस, वेरी गुड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी को हमने अडॉप्ट किया आयरलैंड से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? बहुत सारी चीजें ली। पहली चीज, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला हमारा सेटअप था, हमारे 2 हाउसेस हैं, बाई कैमरलिज्म है, ये सारी चीजें, हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, हम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बने, ये चीज हमने अडॉप्ट की ब्रिटेन से। लेकिन हम ब्रिटेन से मोनार्की अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, हमें कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं चाहिए, तो हमने इंडिया को बना दिया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। कोई स्पेशल क्लास नहीं होगी, कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगी, कोई मोनार्की नहीं होगी, कोई हायरार्कियल रूलर नहीं होगा, कोई हायरार्की, मतलब इन शॉर्ट राजा का बेटा राजा बनेगा ये जरूरी नहीं है। ऑल पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। रिपब्लिक का मतलब ये होता है, द हाईएस्ट पोजीशन इन इंडिया दैट इज दैट ऑफ अ प्रेसिडेंट इज ओपन टू एवरीबॉडी। प्रेसिडेंट तक हर कोई बन सकता है, ठीक है। कैलाश समझ में आ रहा है आपको? मैम हिंदी में ट्रांसलेट लिखेंगे क्या प्लीज? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हैं। बस आपका लेक्चर बस समझ आ रहा है, बाकी आप क्या राइटिंग कर रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, आप जो राइटिंग नहीं राइटिंग समझ कर रहे में हैं आ मैं रही है? हिंदी राइटिंग करेंगे क्या प्लीज, ये बोल रहा हूँ मैं। उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। आपको लेक्चर समझ में आ रहा है? जी हाँ, लेक्चर समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो इंग्लिश की में हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें बेटा बहुत समय लगेगा, क्योंकि हिंदी
देवनागरी लिपि अभी तो ये कम से कम लेजिबल है, वो तो ऐसा लगेगा कि वो चिड़िया नाच के गई है बस। हैंडराइटिंग बहुत खराब है मेरी हिंदी वाली, ठीक है। एक्चुअली क्या है मैम, हमारा मीडियम हिंदी और जिस टाइम अपन एडमिशन हुए थे उस टाइम पे हम ये डिस्कस भी किए थे कि सर हम हिंदी में ही लेक्चर अटेंड कर पाएंगे, इवन हाँ, लेक्चर तो मैंने पीपीटी में इसीलिए पीपीटी में कोशिश करूंगी कि पीपीटी में वो रिटन फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, टाइप फॉर्मेट में आ जाए, ताकि आपको हैंडराइटिंग समझ में आए। आपको लेक्चर अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, आप ये बताइए। ये तो लेक्चर है मैम, तो उसको हिंदी तो बता सकते हैं ना कि उसका जैसे आप डीपीएस लिख हाँ, तो आपकी आवाज कट रही है। का मीनिंग क्या होगा मैम, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो इसके लिए पीपीटी होती है ना, तो प्रियम्बल मैंने हिंदी में भी करवाया था, पर पीपीटी नहीं खुल रही है। ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आज कॉम्प्रोमाइज करिए कैलाश थोड़ा सा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, क्या बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? गवर्नमेंट को सलाह देता है, गवर्नमेंट को कुछ गोल्स बताता है, कुछ जरिए बताता है। हमारे देश में जब हम आजाद हुए तो हमारे जो संविधान को लिखने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उनका कोई एक सपना था, है ना। उस सपने को हमको कैसे अचीव करना है, ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी हैं। आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हो, जरूर गवर्नमेंट के पास पैसा हो, जरूरी नहीं है। इसीलिए ये पार्ट ऐसा था जिसको हमने ऑप्शनल छोड़ा। गवर्नमेंट के पास होगा तो कर लेगी, धीरे धीरे करेगी, वैसे भी हर 5 साल में तो इलेक्शन होना ही है, तो मैंडेट तो वैसे भी बन ही जाएगा। मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ तो लिखोगे, है ना। मैंडेट पब्लिक सिटीजन्स खुद ही बनवा लेंगे उसको, ठीक है। तो डीपीएसपी को नॉन एनफोर्सेबल बोलते हैं। आप जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि सरकार को करने को बोलो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं हो सकता। तो ये हमने लिया आयरलैंड से। आयरलैंड का नाम सुना है कैलाश आपने? आयरलैंड का कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, कंट्री है। कंट्री का तो बेसिक है मैम, वो तो ये यहाँ से हमने कौन सा लॉ यूज किया, उसका मतलब क्या है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। क्या क्योंकि नोट्स बना क्या रहे थे पूछना तो चाह रहे हैं? अरे यार नेटवर्क। बेटा आपकी आवाज कट रही है, क्या बोले आप? फिर से बोलो, रिपीट करो एक बार। आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया। हमने जो हमारा पार्लियामेंट्री सेटअप था, ये एज इट इज हमने ब्रिटेन से ले लिया, लेकिन अब हमें प्रेसिडेंट चाहिए था, तो प्रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया अमेरिका से, यूएसए से लिया हमने प्रेसिडेंट। दूसरी चीज, कभी आपने सोचा है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि राज्यसभा के चेयरमैन का? किसका इलेक्शन होता है? राज्यसभा के प्रेसिडेंट का होता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के, ठीक है, ऑटोमेटिक है ये। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने लिया अमेरिका से कि वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे चेयरमैन राज्यसभा, बनेंगे चेयरमैन राज्यसभा। और हमने क्या लिया, हमारे जो खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, जिसको अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी हमने किससे लिए? अमेरिका से। प्रियम्बल लिखना, प्रियम्बल सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। प्रियम्बल मतलब बेसिकली ये ट्रेलर है कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमने अडॉप्ट किया यूएसए से, तो प्रियम्बल लिया।
और सारे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने लिया अमेरिका से। आर्मी के हेड है, आर्मी के चीफ कमांडर है, कौन है? प्रेसिडेंट। तो हम डेमोक्रेसी तो हो गए थे, हमने एक पार्लियामेंट्री सेटअप अडॉप्ट कर लिया, हमने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं की, हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अडॉप्ट की, लेकिन बाकी चीजें हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट से लिया। तो कुछ चीजें हमने ब्रिटेन से ली, कुछ चीजें हमने अमेरिका से ली। क्लियर? ओके। प्राइम मिनिस्टर कौन सा? ब्रिटेन से आया है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको कोई ना कोई तो हेड करेगा, वो हेड है प्राइम मिनिस्टर। तो डायरेक्टली हर मंत्री नहीं जाता प्रेसिडेंट से बात करने, प्राइम मिनिस्टर जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ना ब्रिज की तरह है, किसके बीच में? प्रेसिडेंट और जो आपका मंत्रिमंडल है, कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, उनके बीच का ब्रिज। प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का मैसेज इनको कौन कम्युनिकेट करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट। अब कल हमने देखा था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब बंटवारा हो रहा है जिम्मेदारियों का। किस किस के बीच में बंटवारा हो रहा है? एक तो सेंटर या फिर यूनियन के बीच में बंटवारा हो रहा है, दूसरा स्टेट्स के बीच में बंटवारा हो रहा है। तो ये जो बंटवारे का पैटर्न है ना, ये हमने लिया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया? ये हमने लिया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कल हमने बात भी की थी ना कि 3 लिस्ट होती हैं इसी फेडरलिज्म में। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी लिखा है उस पर केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम मोदी गवर्नमेंट का है। स्टेट लिस्ट में जो भी लिखा है उस पे काम, उस पे लॉ विधानसभा बना सकती है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद का काम मान लेते हैं बघेल गवर्नमेंट का है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो कुछ भी लिखा है वो दोनों उस पे लेजिस्लेशन कर सकते हैं, बट किंतु परंतु एक कंडीशन है। क्या? ये कंडीशन है कि उस पे ऑलरेडी अगर सेंटर का लॉ बना हुआ है तो स्टेट उनके विरोध में नहीं जा सकता, स्टेट उस लेजिस्लेचर के अगेंस्ट कोई नया लॉ नहीं बना सकता। ये है, ये कंडीशन है। और अगर मान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें बनाना पड़ेगा, उस टाइम आप प्रेसिडेंट से परमिशन ले सकते हो। तो बेसिकली आप यूनियन से परमिशन लेके कॉन्करेंट लिस्ट में अगेंस्ट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर एक नया लॉ बना सकते हैं अपने स्टेट के लिए। यस, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला इनोवेशन है, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट वाला इनोवेशन है? ये हमने अडॉप्ट किया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, दूसरा फाइनेंस कमीशन का नाम सुना होगा आपने, फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है? सबसे ज्यादा पैसे कलेक्ट करता है सेंटर टैक्सेस के फॉर्म में, उसके बाद कम कलेक्शन होता है स्टेट्स का। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसों का बंटवारा होता है, बेसिकली सेंटर के पास कुछ पैसे होते हैं, उसका कितना परसेंट सेंटर स्टेट्स को देगा ये तय करता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और ये आइडिया भी हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से हमने क्या आइडिया लिया? इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को जब आप खत्म कर देते हो ना, इनका एनफोर्समेंट थोड़े टाइम के लिए, आप जब फंडामेंटल राइट्स को आप जब एनफोर्स नहीं करवा पाते हो, किस टाइम पे? इमरजेंसी के ड्यूरेशन में। ये प्रोविजन हमने लिया जर्मनी से। अच्छा, किसी को पता है जर्मनी में डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कैसे हुई थी? इसी प्रावधान को एंजॉय करते हुए। तो हिटलर जी ने पार्लियामेंट में, उनकी रिक्सटैग में आग लगवा दी रात में, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, संविधान को, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए। तो इमरजेंसी की मदद से उन्होंने जर्मनी को
डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इमरजेंसी और मार्शल लॉ? नहीं नहीं नहीं, मार्शल लॉ वो होता है जिसमें आप मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पाना पुलिस के या जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बस का नहीं है, तो आप ना आर्म्ड फोर्सेस को बुला लेते हो, आ जाओ कुछ टाइम के लिए इसको कंट्रोल कर लो, उसको मार्शल लॉ बोलते हैं, MARTIAL, मार्शल लॉ। ठीक है, इमरजेंसी वो सिचुएशन होती है जब यूनियन पावर्स, सारे पावर्स यूनियन के पास चले जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो स्टेट लिस्ट का हो चाहे वो किसी भी लिस्ट का हो। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इमरजेंसी के टाइम पे ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना इंडिया का, वो बंटवारा खत्म हो जाता है और यूनियन ही बचता है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? नीलम, Yes. कशिश, युवराज क्लियर है आपको? यस मैम। राशि आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। ना 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 ना, इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है जो हम कह सकते हो स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसमें स्टेट की संवैधानिक President व्यवस्था, rule. हाँ प्रेसिडेंट्स रूल उसको बोलते हैं, जब स्टेट में स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, तो उस टाइम यूनियन ना कह सकते हो उसको अपने अकॉर्डिंग चला लेता है। और ठीक है, तो उस टेम्पररी प्रोविजन को प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जनरली इमरजेंसी तो 2 टाइप की ही होती है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट्स रूल एक सबसेट है। ठीक है, जब संवैधानिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है स्टेट की, तो यूनियन टेक ओवर कर लेता है, प्रेसिडेंट संभालता है। जनरली इंडिया में ये तब लागू होता है जब स्टेट में कोई दूसरी सरकार बैठी है, यूनियन सेंटर पे कोई दूसरी सरकार बैठी है, तो ये व्यवस्था चली है, बहुत पॉपुलर हुई है। हाँ, नहीं समझ नहीं आया क्या, फिर जोर से बोलिए। हाँ, तो स्टेट में अगर कॉन्फ्लिक्ट है लीडरशिप को लेके, तो या तो उसके पास मेजोरिटी है तो नहीं है, अगर मेजोरिटी नहीं है तो फिर से इलेक्शन होगा, अगर मेजोरिटी है या फिर कोalition बन रहा है तो वो गवर्नमेंट रन करेगी। वो प्रेसिडेंट्स रूल डिमांड नहीं करता है। प्रेसिडेंट्स रूल तब होता है कि जब सरकार ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पर सरकार यूनियन की बात ना मान रही है, वो अगेंस्ट जा रही है। आर्टिकल 365 बोलता है कि अगर स्टेट यूनियन के डायरेक्शन सुनने में और लागू करने में फेल होती है तो आर्टिकल 356 लग सकता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोविजन हमने लिया जर्मनी से। एक और चीज, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होके आते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं, स्पेशली टैलेंटेड लोग, ये आते हैं, ये प्रोविजन है साउथ अफ्रीका का। ये हमने प्रोविजन लिया साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो तो 93 में 1993 में इंडिपेंडेंस मिला है उनको। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए, ठीक है, कुछ चीजें हैं तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के, दुनिया भर के सारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने के बाद जो जो हमें अच्छा लगा है ना, वो हमने ले लिया ताकि हम अपने एस्पिरेशंस को मीट कर पाए। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लेंदी, ठीक है, लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। लेंदीएस्ट, लेंदीएस्ट क्यों? क्योंकि जनरली लोगों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक देश के लिए होता है। हमारे पास एक तो हम बहुत जियोग्राफिकली बहुत वास्ट कंट्री है, साइज में बहुत बड़े, दूसरी चीज हम बहुत डाइवर्स है। 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, 4 भाषा बदल जाएगी, बोली डायलेक्ट, बोली बदल जाएगी, खाना बदल जाएगा। ठीक है, इधर लोग मीठा खा रहे हैं, इधर तीखा खा रहे होंगे, बेचारा इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा, नहीं काम चलेगा। ठीक है,
डाइवर्स बहुत है, रिलीजन बहुत सारे हैं, कल्चर्स बहुत सारे हैं। तो इतने सारे इश्यूज में ना जब अंतर बहुत होता है ना तो मतभेद बहुत होता है, ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ना हमारे जो फ्रेमर्स थे वो होशियार थे, तो उन्होंने पहले ही ना छोटी सी छोटी बातें जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या स्टेट की नीड से रिलेटेड हो, वो सारी बातें ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जिस चीज के लिए कोई छोटा मोटा कानून बन सकता था बाद में, लेकिन उसको भी छोड़ा नहीं है फ्यूचर के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब किस बात पे बहस हो जाए, ठीक है। इसीलिए हमारा लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। We have the lengthiest, constitution. वही कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के लिए भी है, वही कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के लिए भी है, स्टेट्स के लिए भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से लेके, सिविल सर्विसेज से लेके, कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, फंडामेंटल राइट्स, हर चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है। डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए, हमारी फ्यूचर नीड्स को एड्रेस करने के लिए, तो कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन पे भरोसा कम किया गया है। दूसरी चीज, दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, या तो रिजिड होगा जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो रिजिड होगा या तो फ्लेक्सिबल होगा। जैसे ब्रिटेन में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन एक संवैधानिक कंट्री है, लेकिन उसके पास ना एक लिखा हुआ संविधान नहीं है। जो भी सेट ऑफ रूल्स है ना वो स्कैटर्ड है, एक जगह कंपाइल नहीं किए हुए हैं। तो कहते हैं कि ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा नहीं गया है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही सर्वोपरि है। जुडिशरी तो चैलेंज, जुडिशरी बाद में आती है, पार्लियामेंट सर्वोपरि है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब उस केस में उनके कॉन्स्टिट्यूशन को या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को चेंज करना बहुत इजी है। इसीलिए ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनरिटन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ यूएसए। जो भी नियम कानून बनाओगे जुडिशरी उसको तुरंत पकड़ के टेस्ट करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी, अगर वैलिड है ठीक है, अदरवाइज उसको क्वॉश कर देगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सॉवरेन है, ठीक है। कहाँ पे? अमेरिका में। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल पाना बहुत मुश्किल है। इंडिया हमने ना, हम मिडिल पाथ वाले हैं, ठीक है। हमारे सर हम बीच वाले हैं, हमको ना बहुत ज्यादा कठिन रखना है ना बहुत आसान रखना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, ठीक है। तो ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ये डिपेंड करती है आपके अमेंडेबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना कितना आसान है या कितना कठिन, ठीक है। अगर बदलाव करना आसान है, फ्लेक्सिबल है, अगर कठिन है तो रिजिड है, ठीक है। किसी को स्ट्रक्चर को बदल नहीं जा सकता। अब हम बीच में, कुछ कुछ चीजों को बदलना बहुत ही आसान है, कुछ कुछ चीजों को बदलना बहुत कठिन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार से अमेंडमेंट्स या बदलाव हो सकते हैं, 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला, अच्छा ठीक है, पहला जिसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी लगती है। मेजॉरिटी वगैरह का ज्ञान है आपको? थोड़ा बहुत मेजॉरिटी का ज्ञान होगा ना। मेजॉरिटी मतलब कोई भी बिल पारित करने के लिए आपको कितने हाथ इन फेवर चाहिए ताकि वो पारित हो जाए, है ना, 50+। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी क्या बोलती है? जैसे मान लेते हैं हमारे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, है ना, 545 मेंबर्स हैं। इस 545 में से जिसको हम कोरम कहते हैं कि मिनिमम कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए ताकि क्लास चलेगी, इस क्लास का मिनिमम अटेंडेंस कितना है? 1।
है ना। तो इस क्लास में एक बच्चा आ गया, क्लास चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोरम है एक, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम अटेंडेंस। अगर 10 बच्चे तो मान लेते हैं 10%, 10% हो गया। वैसे ही पार्लियामेंट में कुछ नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट होंगे तब जाके पार्लियामेंट काम करना शुरू करेगा, उनका भी 10% है। तो 545 में से जिस दिन 55 लोग आ गए, 55 या 55 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, मिनिमम 55 चाहिए, ठीक है, उस दिन पार्लियामेंट काम करेगी। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, तो राज्यसभा का 10% कितना होता है, 25, है ना, आधा आदमी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आपको मिनिमम 25 मेंबर्स चाहिए और 55 चाहिए लोकसभा में, आपकी प्रोसीडिंग काम करेगी। 545 मेंबर्स हैं, मान लेते हैं एक दिन केवल 300 मेंबर्स आए हैं, 250 छुट्टी पे, 300 मेंबर्स आए हैं, कोई बिल पारित करवाना है। सिंपल मेजोरिटी क्या बोलती है, हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों पे ध्यान रखेगा, प्रेजेंट उपस्थित है प्लस वोटिंग, वोटिंग मतलब वोट देने के लिए इच्छुक हैं। 10 ऐसे होंगे बोलेंगे नहीं देंगे वोट, हम नहीं देंगे हम वोट, ये ऑपोजिशन वाले होंगे कोई, ठीक है, नहीं देवे ही नहीं करेंगे, ठीक। तो 10 ऐसे होंगे जो नहीं देंगे वोट। तो बचे कितने, प्रेजेंट एंड वोटिंग में कितने बचे, 10 बोल दिए, मना कर दिए, 290, 290 का हाफ करिए, 145, एक ज्यादा कर दीजिए, 146। तो 146 अगर हाथ खड़े हो गए तो ये बिल पारित हो गया, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सेम फंडा लगेगा राज्यसभा में, 25 मेंबर्स चाहिए, मान लेते हैं 30 आ गए, 10 बोलते हैं हम वोट नहीं करेंगे, बचे 20, 11 लोग अगर इसको हाँ भर दिए ना, 11 लोगों की हामी अगर मिल गई तो बिल पारित, ये है सिंपल मेजोरिटी। तो जैसे हमारा जो टेरिटरीज का चेंजिंग है, नया स्टेट बनाना है, ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज को चेंज करना है, नाम चेंज करना है, ये सारी चीजें बहुत आसान है मॉडिफिकेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, ठीक है। पार्ट शेड्यूल 1 में चेंजेस करने, शेड्यूल 4 में चेंजेस करने, सिंपल मेजोरिटी का काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो जिनको बदलने के लिए आपको अब सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ये लिख लिए, इतना क्लियर है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको बदलने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। कैसे, फंडामेंटल राइट्स बदलने, फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस करने, डीपीएसपी में चेंजेस करने, इन सब मॉडिफिकेशंस के लिए आपको लगते हैं स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी इसमें 2/3 चाहिए ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वोट देने के विलिंग भी होना चाहिए। 2/3 से एक ज्यादा, आधा ज्यादा, पॉइंट में आया तो प्लस पॉइंट को कन्वर्ट कर देंगे होल नंबर में, उतने आ गए, काम चल गया। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप। तो आप 545 को आप हाफ से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये होता है 273, 273 चाहिए। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका फेडरल नेचर इफेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब स्टेट्स और सेंटर के रिश्ते में बदलाव। तो जब ये रिश्तेदारी क्वेश्चन में आती है तब आपको एक चीज और लगती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कम से कम 50% स्टेट्स, 50% से एक ज्यादा स्टेट्स अगर अग्री करेंगे तब जाके ये चीज पारित होगी, पास होगी, है ना। तो हमारा जो, अभी इसको इन डिटेल देखेंगे, अभी सिर्फ समरी है, इन डिटेल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्लेंड है, जहां जरूरत है बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत आसान है। 10 लोग मिलकर राज्यसभा के 11 मेंबर बदल दिए, लेकिन जहां कठिन है वहां कठिन है, और जहां आपका फेडरल नेचर चेंज हो रहा है वहां बहुत कठिन है ना, ठीक है। रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्वॉश किया गया, खत्म किया गया, क्यों, क्योंकि उसने ये तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं किया था। पता करके आइएगा कौन सा है,
370 नहीं, अभी रिसेंटली कोई चीज क्वॉश हुई है जो बहुत पहले अमेंड हुई थी, 1-2 साल हो चुके उसके, मेरा रिसेंट मतलब। अगर स्टेट्स उसको रेटिफाई कर लेते उस टाइम पे, अगर उसी टाइम वोटिंग हो जाती स्टेट असेंबलीज में, अच्छा, और स्टेट असेंबलीज जो वोटिंग करते हैं ना उनको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 90 लोगों की असेंबली है, ठीक है, मान लेते हैं उस टाइम 70 प्रेजेंट है, 36 लोग हाँ बोल दिए तो डन एंड फाइनल, सिंपल मेजोरिटी लगती है स्टेट्स को, तो स्टेट्स को लगती है सिंपल मेजोरिटी। हिंट दे देती हूँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है ये, ठीक है, क्लियर है इतना? कैलाश हैज लेफ्ट द मीटिंग, क्लियर है इतना? क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ऑनलाइन? Yes, ma'am. कोई डाउट अभी तक? तो हमारा जो संविधान है वो जैसा होना चाहिए वैसा है, ना तो बहुत ज्यादा उसको बदलना कठिन है, ना तो बहुत ज्यादा सरल है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, बदलना क्या चाह रहे हो। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, छोटी बात है, छोटी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म वाला हमने देखा, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसा बोला जाता है कि हम बहुत ना स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है, हम आधे फेडरल हैं, थोड़े से फेडरल हैं, हम पूरी तरह फेडरल नहीं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ये ना फ्लेक्सिबल है, सेंटर एनक्रोच कर सकता है इमरजेंसी जैसे, है ना, यूनिटरी डिक्लेयर कर दिया ना, एक हो गया पूरा देश, स्टेट की बाउंड्रीज खत्म, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया को हम बोलते हैं इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, आगे सुनिए, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, स्टेट्स की इंटेग्रिटी है तब तक है जब तक सेंटर को चाहिए, जैसे नया स्टेट बना दिए ना, उसको हजम करने में भी टाइम नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ एमपी बन गए, चाहेंगे तो छत्तीसगढ़ को उड़ीसा से मर्ज भी हो सकता है ना, ठीक है। इसीलिए क्वाजी फेडरल है, सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं, क्योंकि जरूरी भी, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ऐसा नहीं है पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सिटीजन ऑफ स्टेट नहीं है, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, क्लियर है इतना? एक ये क्वेश्चन नंबर वहाँ इंडियन पॉलिटी पढ़ा तो वहाँ सर ने किया था क्या? कि जैसे सीआरपीसी आईपीसी अलग है, हाँ जैसे क्राइम करना है कोई बड़ा, हाँ, तो उसको कौन सा पीएल कोड लगता है, सीआरपीसी आईपीसी? पुलिस किसके सब्जेक्ट में पता है आपको? पुलिस किसके कंट्रोल में होती है? स्टेट लिस्ट में है पुलिस, एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली को छोड़ के, है ना, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, तो अगर क्राइम छत्तीसगढ़ में है तो उसको इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी छत्तीसगढ़ की, हाँ अगर है तो, अगर वो अपील कर सकता है तो हाई कोर्ट, ठीक। पावर ऑफ अपील तो सबसे पहले जो नॉर्मल अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, पहले वहां जाएगा, उसका निर्णय आएगा 2-4-10 सालों में, फिर उतनी देर में अगर ठीक है, मजा आ गया, अपने पसंद का हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो आप जाओगे हाई कोर्ट बिलासपुर, आ जाएगा 2-4-10 साल में डिसीजन, ठीक है आपके पसंद का आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो जाओगे अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट, यू हैव द राइट टू अपील, अपील करने की बिल्कुल आपका हक है, अधिकार है। मान लेते फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तब किसके पास जाओगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं उसमें, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, रिट इशू करने का पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है, बट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बेटर है आप हाई कोर्ट जाइए, पास पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है,
क्लियर है इतना? चलिए दूसरी चीज, तो हम कह सकते हैं अपने को क्वाजी फेडरल कह सकते हैं। क्वाजी मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, कुछ कुछ, ठीक है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, हम क्वाजी फेडरल हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक। अच्छा, हमारा जो पार्लियामेंट्री सेटअप है उसमें दो टाइप के हेड्स होते हैं, एक जिनको हम बोलते हैं, लिख लिया इसको, इतना क्लियर है, एक जिनको हम बोलते हैं नॉमिनल हेड, या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। एक होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, एक जो नाम के राजा है, एक जो सच में राजा है। ये पार्ट, ये बंटवारा हुआ है हमारा। तो हमारे जो नॉमिनल हेड है वो है हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास खुद से डिसीजन मेकिंग का पावर कम है, ना के बराबर है, ठीक है। इनको हम डिस्क्रेशनरी पावर्स कहते हैं, ठीक है। इनके पास खुद से डिसीजन लेने का पावर ना के बराबर है। प्रेसिडेंट हर वो काम करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोलेंगे, बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाउंड है, ठीक है, जो वो बोलेंगे उतना ही करेंगे, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिनके पास एक्चुअल पावर है, और ये है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन शॉर्ट प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ना। यहाँ पे भी डिसीजंस मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास दो टाइप के हेड्स हैं, एक हमारे नॉमिनल हेड है, एक हमारे रियल हेड है। क्लियर है इतना? अब कल हम देख रहे थे कि जो हमारा हमारा जो स्टेट है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये ट्रायंगल की तरह है जो तीन सपोर्ट्स में है। एक सपोर्ट को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, एक को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एक को जुडिशरी बोलते हैं। ये तीनों पे स्टैंड कर रहा है ना। एक भी अगर स्ट्रक्चर गिरा तो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम गया, है ना। तो इन दोनों को, इन तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। तो इसीलिए हमने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के। ये नया नया कुर्सी में आया है, ये एग्जीक्यूटिव, येलो नहीं दिख रहा है, ठीक है, रेड कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव नए नए पावर में आए हैं, ये ज्यादा खुश ना हो जाए उसके लिए हमारे पास लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर बहुत तरीकों से, लेजिस्लेचर विद द हेल्प ऑफ मीडिया बहुत तरीकों से ना कमांड पकड़ के रखता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इफेक्टिव, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मीडिया उस ऑपोजिशन के व्यूज को प्रोपोगेट करने का काम आती, ठीक है, इफेक्टिव है। तीसरा जो है वो है जुडिशरी, ठीक। तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज responsible to the legislature. Executive is responsible to the legislature, ठीक है। लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है, क्रिटिसाइज करता है, क्वेश्चन पूछता है, आंसर मांगता है, डिमांड करता है, तो अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, ठीक है। लेजिस्लेचर इज कीपिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो इन दोनों के बीच का हो गया। अब ये जो है हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, ये इन दोनों को चेक में रखता है।
देखिए चेक में रखने का एक और तरीका है, एग्जीक्यूटिव का मन किया लॉ नहीं बन जाता, उसको पारित होना पड़ता है, पास होना पड़ता है। पर आपको ये चीज पता है कि मिनिस्टर्स वोट नहीं करते, कोई भी लेजिस्लेचर जब पास होता है तो मिनिस्टर्स नहीं वोट करते हैं, मिनिस्टर्स के अलावा जो कोई भी है वो वोट करेंगे। सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वोट नहीं करते अपने बिल के लिए। हम 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हाउस पास करेगा, हम नहीं। खुद को वोट एक ही बार दे दिए हैं हम इलेक्शन में, बार बार नहीं देंगे, है ना। एक बार मंत्री बन गए, हाँ देते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट देते हैं। कब वोट नहीं देंगे? जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तब। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, हाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं देंगे, लेकिन जब नॉर्मल बिल पास हो रहा है तब देते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना है तो भी देंगे। क्लियर है इतना? जुडिशरी दोनों पे चेक रखता है। लेजिस्लेचर कोई भी उल जलूल अगर लॉ आपने बना दिया विच इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म कर देगा उसको, और इन दोनों के पावर्स को चेक में रखता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, है ना। अगर एग्जीक्यूटिव ड्राइव कर सकता है, अपने फेवर में ला सकता है, डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है, कब करेगा? जब जज को पता है या फिर जुडिशरी को पता है कि हमारा कंट्रोल इनके हाथ में, हमारा करियर इनके हाथ में है ना। तो रिटायरमेंट मतलब फुल एंड फाइनल, ठीक है। इनके ना टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस को आप डिमोट कर सकते हो, खराब कर सकते हो, सैलरी वैलरी कम नहीं होगी, जो पेंशन और टर्म्स एंड कंडीशन है वो उतनी रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ एडहॉक जज बन सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट खुद आए कि भैया हमारे पास संख्या कम है, कुछ समय के लिए आप आ जाइए, ठीक है। कुछ ऐसी कमिटीज होंगी जिसमें ये, जिस बॉडी का ये पार्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप। इनको लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हम बहुत बड़े लॉयर बनेंगे, एडवोकेसी करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिटायरमेंट के बाद कोई इंसेंटिव ही नहीं है, ईमानदारी से काम करोगे ना, है ना। उनकी नौकरी तुम्हारे खुश या नाखुश होने से खतरे में ही नहीं है, बिल्कुल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे वो, है ना, लीगल जस्टिस करेंगे। इनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये एक अलग सेलिएंट फीचर है हमारा, कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। क्लियर है इतना? ठीक। और मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो हैं वो कुछ बातों पे बहुत ध्यान देती हैं, उसमें से एक है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या रेगुलेट कर रहा है? स्टेट का सिटीजन के साथ जो भी रिलेशन है उसको रेगुलेट कर रहा है ना। मतलब कोई कंस्ट्रेंट लगा रहा है ना, किस पे? स्टेट पे, सरकार पे, कि ये तुम नहीं कर सकते। कौन बोलता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट इंपोज होते हैं? सरकार के खिलाफ होते हैं ये, अगेंस्ट स्टेट है ये। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट है ये प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हमें सरकार की, कह सकते हो, आर्बिट्ररीनेस से प्रिवेंट करता है ना। एट द एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजंस होते हैं वो आम आदमी को इफेक्ट करेंगे ना, उसकी लाइफ को, उसकी डिग्निटी को, उसके प्रोग्रेस को, उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे ना, है ना। तो उस रिलेशन को रेगुलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, और इस पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। मॉडर्न डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर है इतना? अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट? फंडामेंटल राइट्स किस पे ध्यान देती हैं? इंडिविजुअल एजेंसी। एजेंसी मतलब पता है आपको? गैस एजेंसी, पेट्रोल एजेंसी। एजेंसी मतलब होता है अपने डिसीजंस पे एक्ट करने का हक, इसको एजेंसी बोलते हैं। योर पावर टू एक्ट, है ना, ठीक है। मान लेते उसका भी, प्लस आप अपनी लाइफ में जो करना चाहो, जो लॉफुल है वो आप कर पाओ।
अपने डेवलपमेंट के लिए अपने निर्णय ले पाओ, इसको एजेंसी बोलते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग पावर इज एजेंसी, आप डिसाइड करो और उस पर एक्ट करो, उसे एग्जीक्यूट करो, दिस इज इंडिविजुअल एजेंसी। इस पे ध्यान देते हैं मॉडर्न स्टेट्स। क्लियर है इतना? युवराज क्लियर है? Yes, ma'am. कशिश, राशि आप बताइए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अभी तक कोई डाउट? No, ma'am. ओके ओके, डेमोक्रेसी का प्राइमरी फंक्शन मतलब देख लिया हमने, क्या है। पहले क्या होता था जब डेमोक्रेसी नहीं थी? किंग इज लॉ। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बना दिया? पब्लिक इज किंग नहीं, लॉ इज किंग। ठीक है, लॉ इज किंग। ये पूरा ट्रांजिशन, ठीक है, हो गया। अब आते हैं प्रियम्बल की तरफ। नॉवेल पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते हैं? क्या करते हैं भाई? नॉवेल नॉवेल पढ़ते हैं? आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल नहीं पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? टाइम पास करने के लिए कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं? बस लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं? बहुत सिंसियर बच्चे, रट गई है हमें पूरी 1200 पन्नों की किताब, पहली पेज बाय पेज याद है किस पन्ने में क्या लिखा है, याद है ना? अच्छा चलिए, प्रियम्बल। हाँ ठीक है, चलिए। लिखा किसने प्रियम्बल? किसने लिखा? किसने फ्रेम किया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने? ठीक है, क्रेडिट किसको दिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि रिप्रेजेंट कर रहे थे ना लोगों को, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? हम सब भारत के नागरिक। सोर्स ऑफ पावर कौन हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत कौन दे रहे हैं इंप्लीमेंट करने की? हम सब, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी एवरीबडी, हम सोर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हम सोर्स ऑफ पावर है, हम अथॉरिटी दे रहे हैं उसको। लिख लिया आपने। हमें लेकिन भरोसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर संवैधानिकता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। एब्सेंट है, डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, है ना। तो ऐसे केसेस में, वैसा केस इंडिया नहीं है भगवान की दया से, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, ठीक है। तो सोर्स कौन हो गए? हम सब। हैविंग सोlemnly resolved, सीरियसली हम ये रिजॉल्व करते हैं कि हमने एक इंडिया बनाया है जो कि सॉवरेन है, देखेंगे इसको, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो ये नेचर ऑफ स्टेट की बात कर रहा है। इंडिया है कैसा? इंडिया सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब हमारे ऊपर कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को अपने हिसाब से डिसाइड करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। हम, हमारे लिए सुप्रीम पावर है, किसी के अधीन नहीं है, हम सॉवरेन हैं। सेकेंडरी पोजीशन नहीं है हमारी, हम अकेले प्राइमरी हैं, ठीक है, किसी के सेकेंडरी नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, हम सॉवरेन हैं। ये दो वर्ड्स सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये इनिशियली ना जब प्रियम्बल बना तब थे नहीं, ये ऐड किए गए। ये कब ऐड हुए? ये ऐड हुए 1976 में, और जो अमेंडमेंट था उसकी संख्या है 42nd। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 added these two terms, socialist and secular। क्लियर है इतना? एब्सोल्यूट पावर, अपने हिसाब से चलने का एब्सोल्यूट पावर हमारे पास है, किसी की परमिशन अपन लेते नहीं, ठीक है, ठीक। सॉवरेन,
सोशलिस्ट का मतलब होता है, लिखिए इसको, सोशलिस्ट का मतलब होता है इन अ सेंस प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस से हम क्या समझते हैं? वैसे जस्टिस आएगा वर्ड आगे, जस्टिस आ गया, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, ये हमारे सोशलिस्ट होने का एम है। ये हमने 1976 में ऐड किया, ठीक है, इसको देखेंगे इन डिटेल। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम चाहेंगे कि लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस बढ़े, भेदभाव मत हो, ठीक है, अमीर गरीब का भेदभाव कम हो, पैसों के बेसिस पे भेदभाव कम हो, अपॉर्चुनिटी किसको मिले किसको ना मिले इसके बीच में भेदभाव नहीं हो, सबको सब मिले, ठीक है। इसीलिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक भी लिखा है ना, तो सोशलिस्ट वो होती है जो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। सेक्युलर, अब वो वाले सेक्युलर नहीं है कि हमें धर्म से, के स्टेट को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम न्यूट्रल भी नहीं है। तो 3 टाइप के सेक्युलर होते हैं, एक होता है ए रिलीजियस, एक होता है इररिलीजियस, एक होता है नॉन रिलीजियस। आपका होमवर्क है, डिक्शनरी में इसके मतलब देख के आइएगा, ठीक है, कल संडे है। ए रिलीजियस 3 टाइप का सेक्युलर होता है, दूसरा होता है इररिलीजियस, लिखिए इसको, तीसरा होता है नॉन रिलीजियस। और आपको ये बताना है इंडिया कौन सा टाइप का है। नहीं समझे? होमवर्क नोट कर लिया? कशिश, युवराज, राशि, होमवर्क ओके, ठीक है। तीनों में अंतर पता करना है, तीनों कौन सा है, इंडिया कौन सा है ये बताना है। अब मैं बता दूं इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है। इंडियन सेक्युलरिज्म ये बोलता है, हम बोलते हैं सर्वधर्म समान, हम हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। हम रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपके पर्सनल फॉलोइंग में, आपको अगर ये भी डिक्लेयर करना है ना कि मैं धर्म को मानता ही नहीं, अगर आपको एथीज्म भी डिक्लेयर करना है तो आप एथीस्टिक भी हो सकते हो, ठीक है। आप अपनी आपकी आपका रिलीजियस फिलोसफी क्या है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोवाइडेड आप इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब करो, प्रोवाइडेड आपके कारण इंडिया की यूनिटी या फिर इंटेग्रिटी थ्रेटन मत हो, ठीक है। अगर वायलेंस हो रहा है इसका रिजल्ट आपके सेक्युलरिज्म का, तो स्टेट इंटरफेयर करेगा। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, ठीक है, एक लिमिटेशन है इस पे भी। आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपको जो मर्जी है प्रैक्टिस करो, और गवर्नमेंट, स्टेट हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट पे करती है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी इंसान के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक। नेक्स्ट आता है वर्ड आपका डेमोक्रेटिक। सिंपल है, देखे भी थे हम, डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमारी इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब लोग ही रूल कर रहे हैं, पीपल आर रूलिंग देमसेल्व्स, पीपल आर सॉवरेन, वो डिसाइड करते हैं कौन आएगा कौन जाएगा, है ना। प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र का पहला प्रैक्टिस ही होता है, उस सॉवरेनिटी को प्रैक्टिस करने का पहला स्टेप ही होता है खुद को पहले एक रूल बुक दे दो जो हमारे गोल्स और एस्पिरेशंस को सूट करे, वो रूल बुक ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब तो अब तक पता चल गया होगा, हाईएस्ट ऑफिस, ऑल पब्लिक ऑफिसेज ओपन टू एवरीबॉडी, नो प्रिविलेज क्लास, ठीक है, कोई हेरिडिटरी रूलर नहीं है ना, कोई स्पेशल क्लास नहीं है, कोई राजा धिराजा महाराज महारानी कोई नहीं है, हम सब महाराज हैं, ठीक है, ऑल इक्वली पुअर, ठीक। अब जस्टिस, जस्टिस जब भी हम वर्ड बोलते हैं ना, तो जस्टिस से हमको समझ में आता है कि जस्टिस का बात हो रहा है लीगल जस्टिस, किसी ने कुछ क्राइम किया है तो यहाँ पे जस्टिस की बात लीगल जस्टिस नहीं है। लीगल जस्टिस मतलब होता है किसी ने हमारे खिलाफ कोई किया है, अब उसके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही हो रही है, वो अलग सेंस ऑफ जस्टिस,
यहाँ पे जो सेंस ऑफ जस्टिस है ये एज अ नेशन होल के लिए है, दिस इज फॉर द एंटायर नेशन। और उसके 3 प्रकार बताएं। जस्टिस का मतलब ही होता है जब सबके इंटरेस्ट हार्मनी में हो, ठीक है। हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं पर एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है ना। हमारे इंटरेस्ट हार्मनी में होंगे तभी तो समाज एक साथ चलेगा। समाज एक उतनी बड़ी रेलगाड़ी है जिसका अगर एक पहिया भी इधर उधर हुआ ट्रेन डीरेल हो जाएगी। तो सबके इंटरेस्ट एक बहुत लंबी रेल के समान समझिए। आपको अगर पटरी पे रहना है, अगर आपको स्मूथली ऑपरेट करना है तो सबके इंटरेस्ट हार्मनी में होने चाहिए। अगर एक चक्का बोले कि नहीं मेरे को इस दिशा में नहीं, पटरी की दिशा में नहीं, उसकी विपरीत दिशा जाना है या उधर जाना है, तो समझ लीजिए डीरेल हो जाओगे, ठीक है। तो समाज की एंटायर इंटरेस्ट हार्मनी में होने चाहिए। और जो इसीलिए जो लीगल जस्टिस सिस्टम है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ता है, चल तू जेल में जा, समाज में रहने के लायक तुम नहीं हो, है ना, यही करता है ना। इतना क्लियर है। सोशल जस्टिस, सोशल मतलब समाज का हर इंसान को बराबर इज्जत दी जाए। ये बात अलग है कि इसमें आपका पर्स का पर्स का पावर बहुत रिफ्लेक्ट होता है ना, द पावर ऑफ योर पर्स। लेकिन फिर भी इन जनरल ये हमारा गोल है, हम बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं हम जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम लिबर्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। नीचे करूंगे अभी। तो ये हमारे एम है। हम एक ऐसा समाज स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो सोशली जस्ट हो, जो भेदभाव नहीं करे और जिसमें गवर्नमेंट भी भेदभाव नहीं करे। जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं दे आर ओपन टू एवरीबॉडी, तो गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है, ये सारी चीजें हैं सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तुम इस रिलीजन के हो, इस कास्ट के हो, इस रीजन से आते हो, ये लैंग्वेज बोलते हो, तुम्हारे पास एक्सेस नहीं एजुकेशन का, या तुम ये नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं, ये नहीं बोल सकता, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हम वोट करने जाएंगे, एक ही वोट काउंट होगा। हम वोट लेना चाहेंगे तो भी हमारे पास फ्रीडम है, वोट देने का, लेने का, दोनों का फ्रीडम है हमारे पास, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलाउ करता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज अलाउड टू ऑल, वोट देना भी वोट लेना भी, है ना। कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं, इवन एजुकेशन इज ऑल्सो नॉट अ क्राइटेरिया, है ना। देखो पहली चीज, पढ़ लिख के आदमी ज्यादा से ज्यादा बुद्धू बनता है, ठीक है। लीडर बनने के लिए आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए और ऐसे बहुत विद्वान हैं इंडिया में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं लेटर। चलो, सोशल जस्टिस समझ में आ गया, इकोनॉमिक जस्टिस समझ में आ गया, पॉलिटिकल जस्टिस समझ में आ गया, इतना क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है, अगर आम भाषा में देखें तो लिबर्टी का मतलब होता है बंधन का ना होना, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। लिबर्टी को क्या बोलेंगे हम? लिबर्टी को हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम। अरे मत लिखिए, ये गलत है, रुकिए। जनरली हम आइडिया ऑफ लिबर्टी आजादी समझते हैं, जो मना है वो करें, है ना। इसको हम अपनी लिबर्टी डिफाइन करते हैं, जो मर्जी आए करें, वो चाहे हमारे हित में हो या ना हो, वो चाहे समाज के हित में हो या ना। पर लिबर्टी का मतलब होता है आप हर वो पॉसिबल चीज करने की आपको आजादी है जो आपका कंप्लीट पोटेंशियल का रियलाइजेशन अश्योर करता है। आपके पास हर वो चीज करने का फ्रीडम है जिससे आप कंप्लीटली डेवलप हो जाओ, आपका एवोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे हम लोग सीजीपीएससी की क्लास कर रहे हैं, हमारे लिए लिबर्टी का मतलब होता है जब हम पढ़ें तो कोई डिस्टर्ब ना करे, जब हम क्लास में आए तो कोई डिस्टर्ब ना करे, हमें कोई बेमतलब का परेशान मत करे, वो हमारी लिबर्टी को हिंडर कर रहा है ना। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करें, एंटी सोशल बन जाए, ठीक है। लिबर्टी का मतलब कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता, लिबर्टी का मतलब होता है हर वो चीज करने की आजादी आपको है जिससे आप अपना बेस्ट अचीव कर पाओ, अपना बेस्ट वर्जन बन पाओ, दैट इज लिबर्टी, ठीक है।
यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, शायद 2018 या 2019 का क्वेश्चन था, उसमें दोनों ऑप्शंस दिए थे। उसमें ये भी दिया था एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, और उसमें वो भी दिया था एबिलिटी फ्रीडम टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल, समवॉट सेम मीनिंग। ठीक है, यू हैव द फ्रीडम टू बिकम योर बेस्ट सेल्फ। लिबर्टी का मतलब वो होता है कंप्लीट आजादी, किसी को नहीं होती। इंडिया में कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट है ही नहीं। फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम मतलब, फ्रीडम का मतलब तो यही होगा ना कि लोग आजकल बोलते हैं आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या आप किसी क्राउडेड थिएटर में जाके आग आग चिल्ला सकते हो? नहीं ना, बट यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच ना। तो फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होता, समझे? यू आर लिविंग इन अ सोशल नेट, एक सोसाइटी का एक छोटा सा कण हो आप, हिस्सा। ठीक है, आपका फ्रीडम उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए, और जैसे आपका फ्रीडम है वैसे उनका भी फ्रीडम है। आपको अपना फ्रीडम चाहिए तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि सामने वाला मेरे फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेगा। वैसे ही एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है आप पे। अगर आपके पास राइट है तो उसके ऑपोजिट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अगर मैं वो राइट एंजॉय कर रहा हूं तो मैं दूसरों को भी उनका राइट एंजॉय करने दूंगा। तो इट इज लाइक टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी करना है, राइट एंजॉय भी करोगे, दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट भी करोगे। तो से एक टाइम पे आपको राइट मिला भी, लेकिन उस सेम राइट ने आप पे एक ड्यूटी भी इम्पोज कर दी है ना, ड्यूटी बाउंड कर दी है ना, कि दूसरे भी अपने वो राइट्स एंजॉय कर पाए। क्लियर है इतना? ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, देखेंगे इसको आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में इक्वलिटी है लॉ की, सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, और लोग भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कास्ट के बेसिस पे। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है ना। ठीक है, लास्ट है फ्रेटर्निटी, इसको हटा दो। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा है, तो हम एक ही देश के है ना। क्या है वो फ्रेज? वासुदेव कुटुंबकम, द एंटायर वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली, है ना। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। वैसे है भी हम लोग काफी फ्रेंडली ना, भाईचारा वाला भाव है। कोई भी रोड पे फंसा होता है मदद कर देते हैं, किसी से भी मदद मांगो जनरली मिल जाती है। सब भाई, हाँ भैया, हाँ दीदी, दीदी बोलने पे ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग बात है। ठीक है, फ्रेटर्निटी इन सब के लिए किया क्या? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल की एजेंसी की। जो बात की ना हमने, फंडामेंटल राइट्स इसलिए हैं, ये पूरा तामझाम इसलिए है ना, ताकि इंडिविजुअल्स अपना बेस्ट अचीव कर पाए, वो एक डिग्निफाइड लाइफ, एक इज्जतदार जिंदगी जी पाए। दूसरी चीज, इंडिया का यूनिटी और इंटेग्रिटी थ्रेटन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वर्ड इंटेग्रिटी भी है ना, ये भी आपका अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको? और क्या लिखा आगे? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। लिखा है नीचे अमेंडमेंट क्या हुआ था। पहले सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, इसको चेंज कर दिए, है ना। और यूनिटी ऑफ द नेशन था, इसको चेंज किए। तो बीच में दो वर्ड्स आए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। और यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे देश में टेंशन बढ़े, देश बटे, मन से बटे, फिजिकली बटे, पॉलिटिकली बटे, वो काम नहीं करना है। ठीक है,
अब सबसे पहला डिबेट जब प्रियम्बल आया तो सबसे पहला 1960 में केस आया जिसको हम बोलते हैं बेरूबारी केस। इसको डिटेल में देखेंगे आगे। ये पाकिस्तान को ना कुछ एरियाज हमको देने थे, ठीक है। अब बेरूबारी केस का आया तो प्रेसिडेंट ने पूछा कि प्रेसिडेंट ने एडवाइस ली सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो बात अलग है। इस केस में सबसे पहले ये पूछा गया कि क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं। तो उस केस में जो जजमेंट आया वो ये बोलता है कि हाँ प्रियम्बल बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो हमारा प्रियम्बल है ये बहुत जरूरी है। ये मान लो आपको कभी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप प्रियम्बल की तरफ जाइए। ये गाइडिंग लाइट है, ये आपको फ्रेमर्स का मन बताती है कि वो कैसा इंडिया चाहते थे। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान में, किसी प्रोविजन में कोई कंफ्यूजन है तो ये आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, इंटरप्रेट करने में मदद करेगा। ये सब कुछ है, पर ये फिर भी संविधान का हिस्सा नहीं, ठीक है। तो बेरूबारी केस में ये हुआ था कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे फिर फर्दर बहुत सारे केसेस आए, ठीक है, सज्जन सिंह, गोलकनाथ केस। लास्ट में जो केशवानंद भारती केस आया 1973 का, वो ये बोला कि प्रियम्बल आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का दरवाजा दिखाती है, झलक देखने को बताती है, वो हमारे फ्रेमर्स का इंटेंट तय करती है। और जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कंफ्यूजन है तो वो इंटरप्रिटेशन के भी काम आती है। और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस 1973। लेकिन उन्होंने एक बात क्लियर कर दी, प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है। प्रियम्बल में जो लिखा है उसके बेसिस पे तुम जाके सरकार के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि इन्होंने ये चीज अचीव नहीं की। जस्टिस नहीं है सर, जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, ये नहीं बोल सकते आप, ठीक है। प्रियम्बल गाइडिंग लाइट है, पर प्रियम्बल आपको पावर नहीं देता है। प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है, वो सिर्फ एक झरोखा है। और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्लियर है इतना? और प्रियम्बल अमेंडेबल भी है, 1976 में बदला भी गया इसको, है ना। तो प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग लाइट है, ठीक है, बट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, एनफोर्सेबल नहीं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है करने के लिए। 4 चैप्टर्स, ठीक है, उस बुक के 4 चैप्टर्स। कौन सी बुक है हमारी? ये वाली बुक है, मैम को मैं बोल दूंगी, शेयर कर देंगे आपके साथ। ये वाली बुक है, ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी। जस्ट एक बार लक्ष्मीकांत को गो थ्रू करिए, ठीक है। तत्काल क्वेश्चन लगा लीजिए, वेट नहीं करना है कि अभी नहीं समझ में आया अभी वेट करेंगे। क्लियर है इतना? कौन से 4 चैप्टर्स है हमारे? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3, पार्ट 4। तो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 1, पार्ट 2 तो खत्म ही कर देंगे, पार्ट 3 वी विल स्टार्ट। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो। आप लोगों को क्लियर है ऑनलाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, चलिए, थैंक यू।